नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लोगों में कोरोना को लेकर दहशत भी दिख रही है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर पर कई तरह के कंफ्यूजन भी दिख रहे हैं। वैक्सीनेशन कैसे हो, कब हो और वैक्सीन कितनी कारगर है, इस पर भी लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। कोरोना होने पर कैसे अपने को सुरक्षित रखें और संक्रमित होने के बाद कैसे मिले इलाज, एक कोरोना और उससे जुड़े हजारों सवाल। लेकिन आपके हर सवाल का मिलेगा जवाब। बस कुछ वक्त रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना की A to Z। कोरोना से लड़ना है तो सावधान रहना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान देना है और सबसे अहम बात, वैक्सीन जरूर लगवाइए। क्योंकि अब जो SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी बताने जा रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे कोरोना से जंग जीत सकते हैं हम। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन के सवालों को दूर करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर सुधीर भंडारी साहब के पास। भंडारी सर, कुछ सवाल हैं लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर के। लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन से हम लोग किस तरह से कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमको कोविड से क्रिटिकल डिजीज और डेथ को बचाना है, कोविड से वेंटिलेटर वाली स्थिति को बचाना है, हमको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो वन वे कि वायरस आपकी बॉडी में एंटर ही नहीं करे, वो तो है परफेक्ट मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल को फॉलो करना। बट अगर प्रोटोकॉल में ब्रीच हो जाता है तो वैक्सीनेशन ही एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन इतना सेफ है। हम भारतीय बहुत लकी हैं कि हमारे 2 इंडिजिनस वैक्सीन्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। आप देखिए, अभी सेकेंड वेव में हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो 50% यंग अनवैक्सीनेटेड लोग आ रहे हैं। वैक्सीन 100% सेफ है। वैक्सीन आपको डेथ, क्रिटिकल डिजीज और वेंटिलेटरी वाली स्टेज से बचाता है। वैक्सीनेशन री इन्फेक्शन की गारंटी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मामूली हल्का एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली वैक्सीनेशन इज ए टोटल गारंटी अगेंस्ट फैटेलिटी एंड वेंटिलेटर स्टेज, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ तरह की भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, कई तरह की। मैं आपको रीअश्योर कर सकता हूँ, ये वैक्सीन में डेड वायरस होता है, कोई वायरस है ही नहीं जिसमें कि बीमारी को फैलाने की क्षमता होती है। अतः ये बहुत सेफ है। अगर आप कोविशील्ड लगाते हैं तो 6 से 8 हफ्ते बाद बूस्टर डोज लगवाएं। कोवैक्सीन लगवाते हैं तो आप 4 हफ्ते बाद बूस्टर डोज लगवाएं। और अभी नया गवर्नमेंट ने स्पुतनिक को भी अप्रूव कर दिया है, उसको 3 हफ्ते बाद लगाया जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूं, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन के द्वारा, जो पूर्णतया सेफ है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने देखा होगा, जब बच्चों में वैक्सीन लगाते हैं तो 1-2 दिन बुखार, इरिटेबिलिटी आ जाती है। इस तरह का कुछ बुखार की हरारत वगैरह वो नेचुरल वैक्सीन का रिएक्शन है। अदरवाइज डेफिनेट आप क्रिटिकल डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट इज सो गुड दैट उन्होंने 1 मई के बाद 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स कर दिया है। अतः ओनली वे हम इस कोविड पेंडेमिक के क्राइसिस से बच सकते हैं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। फुल फेथ, फुल कन्विक्शन, फुल आप कॉन्फिडेंस के साथ कि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। सर, लेकिन जो इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं, लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया लेकिन उसके बाद भी पॉजिटिव वो लोग हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे अपने इंस्टीट्यूट में हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहला वैक्सीन लगा था। आज की तारीख में मेरे अपने मेडिकल कॉलेज में 45 डॉक्टर्स को कोविड पॉजिटिव आया है। बट कंसर्न ये है कि 45 को कोविड पॉजिटिव आया है। सारों पेशेंट, सारे डॉक्टर कलीग्स हमारे आइदर एसिम्प्टोमेटिक है और माइल्ड डिजीज है। इसका मतलब
45 जनों को कोविड इन्फेक्शन जरूर हुआ है, बट उनमें नगण्य के बराबर सिम्टम्स हैं, दे आर एसिम्प्टोमेटिक टू माइल्ड। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के बाद 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है और वो आपको इस इन्फेक्शन के फेटल आउटकम से प्रोटेक्ट करती है। कितना टाइम लगता है, जैसा कि आपने 3 हफ्ते का समय बताया, अलग अलग वैक्सीन हैं, कितना टाइमिंग लगता है सर वैक्सीन को हमारी बॉडी में काम शुरू करने में? देखिए, फर्स्ट डोज के बाद करीब 50% ही इम्यून रिस्पॉन्स आता है, बट सेकेंड डोज जो कि कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते बाद, कोवैक्सीन के अंदर 4 हफ्ते बाद, और जो स्पुतनिक जिसको अप्रूव किया गया उसको 3 हफ्ते बाद लगाने की इजाज़त मिलती है। सेकेंड या बूस्टर डोज लगाने के नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते बाद बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। कितना प्रभावी माना गया आपके नजरिए से देखें और तरीकों से देखें? वैक्सीन करीब 85 to 90% प्रोटेक्शन करते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण फिगर है। सर, इस पर कोई स्टडी भी की गई है कि कितना प्रभावी वैक्सीन है, या कोई स्टडी की जा रही है? हमारे खुद की कॉलेज में हम एंटीबॉडी रिस्पांस को स्टडी कर रहे हैं। हजारों जो हेल्थ वर्कर्स को लगाया, हम हर महीना से हम उनका एंटीबॉडी लेवल टेस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल्स आर्टिकल हम लोगों ने पब्लिश किए और हमारे रिजल्ट्स वर्ल्ड लिटरेचर के रिजल्ट से मैच कर रहे हैं कि सेकेंड बूस्टर डोज के 3 से 4 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बनना चालू हो जाता है, जो काफी प्रोटेक्टिव होती है। इस महामारी के शुरू से लेकर के अब तक आप गवाह हैं, किस तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर के पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाएं और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हों और जाएं वैक्सीन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पब्लिक एजुकेशन में न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। दूसरा, हमने जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ था मार्च 2020 में, हम लोग एसएमएस में पहले लोग थे जिन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रोपिनोविर यूज़ किया इटालियन पेशेंट्स में, जिससे ठीक हो गए। हम लोगों ने सबसे पहले रेमडेसिविर और टॉसिलिविर यूज़ किया, और हम लोगों का कंट्री का सबसे बड़ा एक फ्लैगशिप हॉस्पिटल है RUHS, जहां हम 1200 बेड कंट्रोल करते हैं। आज वहाँ स्थिति है 1400 पेशेंट्स हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछली वेव स्लो वेव थी और प्रोग्रेसिव वेव थी। पिछली वेव में एल्डरली लोग में कम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, ये वेव ज़्यादा एग्रेसिव वेव है, इसमें यंग लोग काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। जब एग्रेसिव वेव होती है, कॉम्प्लिकेशंस अधिक होते हैं, यंग लोग अफेक्टेड होते हैं, तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, खासकर मास्किंग को रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, मैं आपके माध्यम से ये भी कन्वे करना चाहूँगा कि अभी एक नई रिसर्च आई है लैंसेट में कि ये कोविड वायरस ड्रॉपलेट या बोलने से या थूक से नहीं फैल रहा, बट ये हवा में भी इसके कीटाणु है जो अफेक्ट कर रहे हैं। अतः मास्किंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है, और इसके साथ साथ आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जहाँ कंजेस्टेड हो, ज़्यादा लोग हों, वहाँ नहीं जाएं, बट मास्क को अपने जीवन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। हम इस क्राइसिस से टाइड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो आपने जानने की कोशिश की, वैक्सीनेशन जितना जरूरी है उसके साथ साथ में मास्क लगाना भी उतना जरूरी है। मास्क लगाई है, अपना और अपने सहयोगी जो आपके लोग हैं उनका सबका ख्याल रखिए, और वैक्सीनेशन को लेकर के जो तमाम भ्रांतियां हैं उनको दूर कीजिए, और वैक्सीनेशन के प्रति जो सकारात्मक कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उस पर सभी लोगों को पुरजोर तरीके से सहयोग करना होगा, तभी हम इस महामारी पर काबू पा सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वाधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना की दूसरी लहर पहले से न सिर्फ ज्यादा खतरनाक है बल्कि तेजी से फैल रही है। यही वजह है कि अब सरकार के साथ साथ नागरिकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। यह जरूरी हो गया है कि आम लोग खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आएं और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएं। जैसे कि गुजरात के नाडियाद में लोग खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को, जिसका मकसद है कोरोना को मात देना। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसे मात देने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का अभियान जोरों पर है। 45 साल से ज्यादा उम्र के हर नागरिक को जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए। नडियाद के स्वामी नारायण मंदिर के अंदर के इस नजारे को ही देख लीजिए। यहाँ 18 साल से ऊपर के नौजवान भी वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में हर कीमत पर जीत देश की हो। जो कोरोना के सामने पूरा विश्व लड़ रहा है,
उसी के लिए अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है सरकार की तरफ से, उसी के लिए मैं अभी वैक्सीन लेने आया हूँ। कोरोना को लेकर आम लोगों के बीच जानकारी का अभाव है। हकीकत ये है कि वैक्सीन हमारे शरीर में वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडी विकसित करती है, ताकि हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिले। जाहिर है नडियाद में ये बात बुजुर्गों और नौजवानों को समझ आ चुकी है। जो कोरोना संक्रमण है, इसलिए BAPS संस्था के मंदिर नडियाद गुजरात के अंदर वो सफल आयोजन रसीकरण का हुआ है। बहरहाल सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। अब बारी है हमें अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में जीत सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीकाकरण पर लोगों के मन में आशंकाएं उठ रही हैं कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें संक्रमण नहीं होगा। आइए हम रायपुर के जाने माने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। छत्तीसगढ़ में लोग लंबी कतारों में खड़े होकर कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद हम कितने सुरक्षित हैं। राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन की डोज भी लगी, वो भी संक्रमित हो गए। दुनिया के अलग अलग शोध बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना से जान जाने का खतरा बहुत कम है। शहर के जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि कोई भी वैक्सीन जो अब तक लगाई जा रही है, उसे लेकर ये नहीं कहा गया कि कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। ये जरूर है कि जो वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमित हुए हैं, उन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया। वैक्सीनेशन से बहुत हद तक संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवहार का पालन हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित हो गए तो वैक्सीन से स्थिति उतनी गंभीर नहीं होगी। वहीं प्रदेश के कार्डियोलॉजी के एकमात्र प्रोफेसर और अंबेडकर अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव का कहना है कि ये एक तरह का प्रभावी इलाज है। स्मिथ अमेरिका में हुए शोध का हवाला देते हुए कहते हैं कि 12 लाख लोगों को जो वैक्सीन लगी थी, इसमें 10 से भी कम लोगों की जान गई है। बहुत जरूरी है कि जब वैक्सीनेशन पूरा हो जाए उसके बाद भी उतनी ही अनुशासन पूर्वक हम मास्क पहने, सामाजिक व्यवहार का पालन करें, हाथ धोने का अनुशासन बरतें। याद रखिए, मास्क, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का पालन कोरोना संक्रमण के विरुद्ध पहली रक्षा पंक्ति है। वैक्सीनेशन उसके बाद दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में आता है। में अमेरिका के एक शोध में यह पाया गया है कि 12 लाख लोगों को जब वैक्सीन लगी थी, उनमें से कुछ 10 से भी कम लोगों में कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। और वैसे ही हम अपने राज्य में भी पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लाखों की संख्या में वैक्सीन लग चुकी है। और इसके बाद में, वैक्सीन लगने के बाद में जो संक्रमण की स्थिति है या संक्रमण हुआ है, वह संख्या अभी कुछ सैकड़ा भी नहीं पहुंच पाई है। छत्तीसगढ़ IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर महेश सिन्हा का कहना है कि वैक्सीन आने वाले इन्फेक्शन की तीव्रता को कम करता है। ये 100% सुरक्षित नहीं करता, लेकिन इसकी तीव्रता कम कर देता है। भारत में 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड की पहली डोज के 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगवानी चाहिए। वहीं कोवैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 4 हफ्ते के बाद लगवानी चाहिए। दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते के बाद आप में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी पाई जाती है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास अग्रवाल का कहना है कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद 20 से 30% लोगों में ही संक्रमण का खतरा है। जो वैक्सीन लग रहा है वो इफेक्टिव नहीं है, परंतु यह निश्चित मानिए कि कोविड का वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, परंतु यह इफेक्ट कम से कम 2 डोज लगने के बाद होता है और 2 डोज लगने के भी कम से कम 2 हफ्ते के बाद ही उसका पूरी तरह से असर आता है। कहूँगा कि वैक्सीन जो है वो आने वाले इन्फेक्शन की जो तीव्रता है उसको कम करता है। कोई भी वैक्सीन अभी ऐसी नहीं है जो कि आपको उसको लगाने के बाद आप पूरी तरह से 100% सुरक्षित हो जाए, लेकिन ये जरूर करता है कि अगर आप संक्रमित होते हैं तो उस
बीमारी की तीव्रता कम होगी और हो सकता है आपको अस्पताल जाने की जरूरत भी ना पड़े। यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी ने पाया कि 75 मिलियन लोगों में से जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी गई थी, उनमें से सिर्फ 5,814 लोगों में ही ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ, जिनमें से 1695 केसेस में एसिम्प्टोमेटिक पाए गए, मतलब जिनमें कोई लक्षण ही नहीं थे। ममता लांजेवार, न्यूज 18, रायपुर। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे कोरोना से लड़ना है और कोरोना होने पर कैसे बचाव करना है, कब और क्या टेस्ट करवाने हैं। कोरोना के काल के आगे हर कोई हलकान है। देश में कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप ले चुकी है। एक्टिव मामलों की संख्या अब 15 लाख के पार पहुंच चुका है। मरीजों की बढ़ती संख्या, वायरस के बदलते लक्षण और नए स्ट्रेन के बीच न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है इस बीमारी के बारे में अहम जानकारियां। इस कोविड गाइड में हम आपको इस महामारी से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, यानी लक्षण से लेकर इलाज तक। कोरोना वायरस और सामान्य वायरस के कई लक्षण एक जैसे हैं। ऐसे में मरीज अक्सर कोरोना वायरस के लक्षणों को सामान्य फ्लू के लक्षण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर बीमारी में बदल जाती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कोरोना का टेस्ट हम कब कराएं। बुखार, बदन दर्द, सांस लेने में परेशानी, स्वाद और गंध नहीं आना, ठंड नहीं लगना। आमतौर पर अगर आपको इनमें से कोई भी या सभी लक्षण हैं, तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। कोरोना के हर स्ट्रेन में नए नए लक्षण हैं। नए लक्षणों में आंखों का लाल होना भी शामिल है। इसके अलावा अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित किसी मरीज के संपर्क में आ गए हैं, तो टेस्ट कराना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि कब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना टेस्ट के दोनों डोज लिए हुए आपको 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है और आप में कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कि आखिर कौन सा टेस्ट है बेस्ट। कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं। इनके करने का तरीका, रिजल्ट आने में लगने वाला समय और इनकी विश्वसनीयता अलग अलग होती है। आइए आपको बताते हैं इन टेस्ट के बारे में। RT-PCR टेस्ट, इसमें नाक और गले से स्वैब लिया जाता है। टेस्ट का रिजल्ट आने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। यह टेस्ट ज्यादा विश्वसनीय है, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट के मुकाबले ज्यादा महंगा है। अब जानते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के लिए नाक से स्वैब लिया जाता है। इस टेस्ट में आमतौर पर 15 से 20 मिनट का समय लगता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर पुष्टि के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट RT-PCR टेस्ट के मुकाबले काफी सस्ता होता है। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया है, तो संक्रमण के बाद कोरोना की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। शरीर में कोरोना वायरस की एंट्री होने के बाद इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कई मामलों में ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, यानी मरीज में किसी भी तरह के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। स्टेज 1 यानी पहले स्टेज में आमतौर पर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। कभी कभी हल्का बुखार, सर्दी, गला बंद होना या उल्टी दस्त की शिकायत होती है। इस स्टेज में आपको होम क्वारंटीन या आइसोलेशन वार्ड में रहने की जरूरत है। स्टेज 2 में आमतौर पर 2 चरण होते हैं। दूसरे स्टेज के पहले चरण में लगातार बुखार और सर्दी बने रहने की शिकायत होती है। इस स्टेज में सीने के सीटी स्कैन में घाव नजर आ सकते हैं। इस स्टेज में आपको अस्पताल या आईसीयू में भर्ती होना पड़ सकता है। दूसरे स्टेज के दूसरे चरण में निमोनिया होने की शिकायत होती है और इस स्टेज में ब्लड में ऑक्सीजन लेवल 92% से कम हो जाता है। अब आपको बताते हैं कोरोना के तीसरे और सबसे खतरनाक चरण के बारे में। इस चरण में मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और ब्लड ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होने लगता है। दिल का दौरा पड़ने और खून के थक्के जमने की भी शिकायत होती है।
इस स्टेज में किडनी काम करना या तो कम कर देता है या बंद कर देता है। ज्यादातर मामलों में मरीज की मौत भी हो सकती है। आज लोगों में कोरोना को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, खासकर मास्क कौन सा बेहतर है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, इस पर हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना का नाम सुनते ही सबसे पहले मास्क याद आता है। जब से कोरोना ने दस्तक दी है, मास्क का जिक्र आम है। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की सलाह है कि वैक्सीन से ज्यादा जरूरी एहतियात है और एहतियात में सबसे ज्यादा जरूरी मास्क होता है। आइए आपको बताते हैं कि मास्क कितने तरह के होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो मास्क दो तरह के होते हैं। पहला सर्जिकल मास्क, जिनका इस्तेमाल हेल्थ केयर वर्कर्स करते हैं। दूसरा फैब्रिक या कपड़ों से बने मास्क, जिनका इस्तेमाल आम लोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सा मास्क संक्रमण को रोकने में कितना या ज्यादा कारगर है। N95 मास्क कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से बचाव के लिए सबसे बेहतर मास्क माना जाता है। यह आसानी से मुंह और नाक पर फिट हो जाता है और बारीक कणों को भी नाक या मुंह में जाने से रोकता है। यह हवा में मौजूद 95% कणों को भी रोकने में सक्षम है और यह खासकर उनके लिए है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। N95 मास्क हम मोस्टली उन लोगों के लिए कहते हैं, हम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इस्तेमाल करना है। बाकी के जो लोग इसमें जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि डायबिटिक हैं, कैंसर पेशेंट हैं या जिनको फेफड़े